बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, और पूरी की पूरी जमात जो इस वक्त दर्द सर बनी हुई है सबके लिए। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो भी ये बात तस्लीम करते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट के ज़रिए शिकस्त देना मुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल हो चुका है। और इसलिए अब नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे। साइफर का चालान, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि साइफर का चालान सबमिट करवा दिया गया और ये खबर सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को और दुनिया को मालूम हुई। उसमें क्या हकीकत है, किस हद तक उसमें जान है, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तोशाखाना में फैसला पहले से ही मार्केट में आ चुका था, तो इसका फैसला भी मार्केट में दस्तयाब है। और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ एक खबर आई है कि चालान सबमिट कर दिया गया है। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान साहब के वकला, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला, वो कहते हैं कि हमें इस बारे में अभी कोई इल्म नहीं है। और फिर जिस तरीके से 161 के बयानात सोशल मीडिया पे जारी किए जा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उससे भी एक बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं और इस मुकदमे की कमज़ोरी बताते हैं। और उसमें बुनियादी जो बेसिक एजेंडा है या हदफ है साइफर के मामले में, वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जेल में रखा जाए। और ये किसकी ख्वाहिश है? ये मरीम साहिबा की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि मेरे पाकिस्तान आने से पहले पहले बहुत सारे जो ख़तरात हैं वो कम से कम किए जाएँ। नवाज शरीफ साहब की तरफ आते हैं क्योंकि वो एक अलग चैप्टर शुरू हो चुका है। लेकिन पहले इमरान खान साहब के बारे में अब साइफर का जो मामला है जी, वो दरखास्त दे दी गई है। इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि इसको आप ओपन कोर्ट में करें और इसमें सीक्रेसी वाली कोई बात नहीं है। ये दरखास्त इवन जब जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास गई, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा जी बंद कमरे में ये सारे मामला तय करते हैं और इन कैमरा सेशन करते हैं अदालती कार्रवाई का। यही कुछ हुआ था जब शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत खारिज की गई थी, तो वो भी इन कैमरा अदालत ने किया था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे। प्रोसिक्यूटर ने फिर कोई एक पर्ची जज साहब के सामने रखी कि ये इतना खतरनाक केस है, और उस पर्ची पे क्या लिखा हुआ था? डॉक्टर बाबर रहमान साहब कहते हैं मुझे नहीं पता वो कौन सा कानून उन्होंने दिखाया कि जिसकी इतनी हसासियत थी। तो बहरहाल डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने उसके जवाब में एक साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा साहब का एक वीडियो स्टेटमेंट उनके सामने, जज साहब के सामने रखा था, जिसमें वो कह रहे थे कि ये तो सारा है ही फ्रॉड। ये कागज़ का टुकड़ा उन्होंने लहराया था और कागज़ का टुकड़ा था, वो साइफर वाइफर नहीं था। तो इसलिए इस मामले में बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं। उसकी वजह यह है कि साइफर, पहले तो कहा जाता था कि साइफर का वजूद ही नहीं है और एक रद्दी का टुकड़ा है, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हम अपना पेशा छोड़ देंगे अगर साइफर का कोई निकल आया साइफर। तो अब ये बात में मान लिया कि साइफर तो हकीकत है। 2 कौमी सलामती कमेटी के इजलास मौजूद हैं और उसने आइन तोड़ा और आइन तोड़ने वाले की सजा आइन में दर्ज है। इसने मुल्क का बेरागर किया, तबाह किया। इसका अपना इंस्टीट्यूशन इसको काउंट करेगा। तो उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब का जाती बहुत नहीं है, बल्कि बाजवा साहब का जुर्म जो है वो मुशर्रफ साहब से ज्यादा है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इदारे को तबाह किया। तो ये तो इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि बाजवा साहब ने अपने इदारे को बहुत इतना तबाह बर्बाद करके चले गए हैं कि वहां से वापसी और एक ऐसा कंबल डाल गए हैं इदारे पे, अपने इदारे पे, जिस इदारे ने उनको इतनी इज्जत बख्शी, उनको आर्मी चीफ बनाया, उनको सैल्यूट किया, और 40 साल सर्विस उस इदारे में थी। तो वो 40 साल सर्विस का सिला ये दे के गए हैं। वो एक इंतहाई मसाइल और बहरानों वाला एक कंबल इदारे पे डाल के चले गए और अब वो बाहर आराम से एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और इदारा आमने सामने हैं और रास्ता निकलने का कोई रास्ता अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो दूसरी जानब नून लीग की तरफ से ये जो आपने सुना रोहित असगर साहब ने, तो अब बाकायदा तौर पे एक कन्वे कर दिया गया है कि नून लीग की क़यादत ने लंदन की बैठकों में पार्टी का इलेक्शन बयानिया तय कर लिया है और एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला हुआ है। मौजूदा हालात से इंतकामी सियासत का नतीजा बिल्कुल सियासत नतीजा मुस्तकबिल में मफाहमत बढ़ाएंगे। ये
یہ کی خبر ہے۔ نون لیگ مستقبل کے بیانیے میں معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی۔ لندن کے اجلاسوں میں شہباز شریف، مریم اور اسحاق ڈار بھی شریک ہوئے۔ سینٹ اسحاق ڈار اب روانہ ہو چکے ہیں لندن سے پاکستان، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے یہ معافی نامہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جناب کے حضور پیش کرنا ہے، اور ایک سپاس نامے کی صورت میں کہ جناب جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، اب میاں صاحب ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ بھی یہ بھی طے کیا گیا اس اجلاس میں کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے یہ بھی اس سے بھی گریز کیا جائے گا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین سے بھی انتقام نہیں لیں گے۔ اس یہاں تک کہ ضمانت فراہم کی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے۔ یہ معافی نامہ اسحاق ڈار صاحب پیش کریں گے جناب محترم کو، اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ معافی نامہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلی بات جو ہے، معاملہ یہاں تک نہیں ہے، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بھروسہ نہیں کر رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی جو واپسی پہ جو ریٹرن جب گئیں گے تو ان کی عزت و وقار جو وہ چاہتے ہیں وہ محفوظ ہوگا، زندگی نہیں، عزت اور وقار۔ اور وہ کچھ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن فی الحال اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں اور وہ جا کے فیصلہ کریں گے جناب کیا کرنا ہے۔ اور دوسری جانب وہ مزید اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، مزید اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے اشارتاً کنایتاً اوپنلی۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپسی کی تاریخ میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اور اس کی انہوں نے کہا کہ کام خراب کیا پی ٹی آئی نے اور گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے اور کیسے، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔